अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSX रोजनामा। मुइस, कल के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया। 1,80,000 से ऊपर की क्लोजिंग भी रही मार्केट की आज की। तो ओवरऑल आज की मार्केट एक्टिविटी कैसी थी? देखें, अभी क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं है मार्केट के अंदर और ईयर एंड भी चल रहा है, तो लो वॉल्यूम्स आज भी मार्केट के अंदर रहे थे। KSE 100 इंडेक्स की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 29 करोड़ के वॉल्यूम, और KSE ऑल के अंदर भी 70 करोड़ के वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली पिछले हफ्ते के मुकाबले बहुत वॉल्यूम्स कम हो गए मार्केट के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है, जो हमारा मेन सपोर्ट एरिया था 179, उसके ऊपर ही मार्केट ने आज अपने आपको सस्टेन किया है। इवन ओपनिंग भी 179 के ऊपर ही आई थी और क्लोजिंग आई है, वो हाईएस्ट क्लोजिंग आई है, मतलब इंट्राडे हाईएस्ट 1,80,300 पॉइंट पर 1886 पॉइंट पॉजिटिव मार्केट बंद हुई है। और जो मेन पॉइंट ऐड हुए थे वो आखिरी मिनट के अंदर, क्योंकि FFC बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 600 रुपए का हाई टच किया लास्ट मिनट के अंदर ही, और 573 रुपए के पास क्लोजिंग आई। तो 600 पॉइंट तकरीबन FFC के ऐड हुए हैं और कुछ पॉइंट हपको के और बैंक्स के ऐड हुए हैं। तो इस तरह की आज मार्केट थी, लेकिन वॉल्यूम और जो मोमेंटम है वो काफी स्लो था। मुइस, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज की तरफ से हमारे पास खबर आ रही है कि वो OGDC से गैस लेंगे और उसको CNG में कन्वर्ट करेंगे। इसके हवाले से थोड़ा सा इस खबर के बारे में भी बताइएगा, और कितना अर्निंग्स पे इफेक्ट आ सकता है गनी केमिकल्स की पॉजिटिव अगर ये चीज मटेरियलाइज हो जाती है। अच्छा, यही टोटल खबर है। बेसिकली 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ओजीडीसी सप्लाई करेगा गैस, और नेचुरल गैस को कन्वर्ट करेंगे एलपीजी एंड सीएनजी में। तो बेसिकली जो आपकी डोमेस्टिक नेचुरल गैस है उसको इम्प्रूव करने का एक मोटिव है, और लेट्स सी किस तरह ये टर्न आउट होता है। तो बेसिकली अगर उस तरह देखा जाए तो ये अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। बट ओवरऑल जो आप कह रहे हैं कि अर्निंग्स में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो पहले तो चीजें मटेरियलाइज होंगी, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, सप्लाई स्टार्ट होगी, एंड देन फिर हम इसको अगेन, जैसे मैंने कल भी बात की थी ना, जब आपने एसएलएम की बात की थी, सिमिलरली जब ये चीज मटेरियलाइज होकर स्टार्ट होगी तो फिर हम देख सकते हैं कि किस तरह ओजीडीसी की तरफ से गैस सप्लाई हो रही है, किस तरह कन्वर्ट होकर फॉर्म हो रही है इनटू सीएनजी एंड एलपीजी फॉर डोमेस्टिक यूजेज। ऑफ कोर्स जब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी तो बेहतर पता चल सकेगा कितना पॉजिटिव है ये। एक और खबर जो हमारे पास आ रही है वो पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं बजट मेजर्स के ऊपर। फिस्कल ईयर 26-27 का जो बजट आया है कि लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाएंगी इंपोर्टेड व्हीकल्स के ऊपर और ऑटो पार्ट्स के ऊपर, जिससे लोकलाइजेशन थोड़ी डिस्करेज हो सकती है। आप बताइएगा कि आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, कंपटीशन तो बढ़ेगा डेफिनेटली, और जब भी कोई इंडस्ट्री आती है ना, जब आप लोकल इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसका मोटिव ये होता है कि उसको प्रोटेक्शन मिले, ताकि वो फ्लरिश कर सके, वो थ्राइव कर सके एक अच्छे एनवायरनमेंट में, जहाँ पे वो अपनी सेल्स इंक्रीज कर सके, एक मार्केट को कैप्चर कर सके। जब आप इंपोर्ट कम करते हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ एक रुझान ये कि जितनी भी लोकल असेंबल गाड़ियां हैं वो कोई बहुत कमाल की नहीं है। मतलब अब तो बहुत कंपटीशन आ गया तो बेहतर हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर गाड़ियां हैं, बट होता है कि लोग प्रेफर करते हैं इंपोर्टेड व्हीकल्स के, थोड़ी यूज हुई भी गाड़ी भी हो तो वो कहते हैं कि अगर लोअर ड्यूटीज हैं तो हम इम्पोर्ट करा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लोकल कार मैन्युफैक्चर होते हैं उनका कंपटीशन हर्ट होता है, क्योंकि एक प्राइस ब्रैकेट में अगर किसी ने गाड़ी लेनी तो वो लोकल की बजाय फिर इम्पोर्टेड पे चला जाता है। तो डेफिनेटली अगर इम्पोर्टेड व्हीकल्स पे आप ड्यूटीज कम करते हैं, एंड विल सी कि ये किस ब्रैकेट में कम किया जाएगा। लेकिन अगर कोई मेजर डिक्लाइन आता है तो फिर ये लोकल इंडस्ट्री के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि वो भी जब ऑटो पॉलिसी भी आती है तो वो भी एक लंबे होराइजन के लिए आती है। 5 साल आप इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री कवर रहे, वहां पे अपने आप को सेटल करे, वहां पे पैर जमाए, अपना नाम बनाए, मार्केट कैप्चर करे। तो ये सारी सारी चीजें होती हैं, एंड कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज इन प्ले। हमने देखा था जब लोकल असेंबली स्टार्ट भी हुई थी, जब हमारे जो चाइनीज कंपेटिटर्स हैं वो भी आए थे पाकिस्तान में, तब भी उसके बाद चाइनीज कंपेटिटर्स की लाइन लग गई थी। देयरफॉर Yes. कंपटीशन हमेशा रहेगा, और आपको कंपटीशन का थ्रेट भी रहता है कि ड्यूटीज कम हो रही है, इंपोर्टेड व्हीकल खुल जाएंगे, बट देन दिस इज हाउ यू हैव टू मैनूवर इन दिस इंडस्ट्री। अगर आप सिर्फ कंप्लेन करेंगे और आप खुद कोई कंपेटिटिव चीज नहीं निकालेंगे तो प्रोबेबली आप फ्लरिश भी नहीं कर सकेंगे। तो अब देखते हैं किस तरह ये काम होती हैं। ऐसी है लोकलाइजेशन इकोनॉमी के लिए वैसे भी अच्छी होती है। आगे BYD का भी प्लान है अपना प्लांट लगाने का सिंध के अंदर, तो जी ऑफ जी, कोर्स उनका भी लाइव हो गई लोकलाइजेशन है। भी बढ़ती जा रही है साथ साथ। मैं उम्मीद आपसे थोड़ा सा ना ग्लोबल मार्केट्स की तरफ भी आना चाहूंगा कि जैसे अभी सारे इंडिकेटर्स थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी थोड़ी ईज की तरफ हुई हैं और ऑयल प्राइसेस भी नीचे आई हैं, तो हमने ग्लोबल मार्केट्स को भी थोड़ा कूल डाउन होते देखा है, थोड़ी बेहतर हुई हैं पोजीशंस उनकी, या अभी तक एक नेगेटिव साइड ही चल रही है? नहीं, जब हमने देखा था यूएस और ईरान की चीजें मटेरियलाइज होने की तरफ जा रही थी, तो अगर आप स्पेसिफिकली लेट्स से यूएस मार्केट की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, तो वो तो एक तो मार्केट बड़ी है, वो फॉरेन ही ज्यादा रिएक्ट करती है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ PSX परफॉर्म्स। डिफरेंट इन अ सेंस कि वहां पे अगर कोई खबर आई जंग रुकने की तो वो बुलिश होती थी, जैसे हमारे यहाँ भी होता था। लेकिन वहां पे जब आपको एक यूएस और ईरान की चीजें मटेरियलाइज होने की तरफ थी तो मार्केट सेटल हो गई थी। और उसके बाद उनका एक स्पेस एक्स का आईपीओ आया, तो वहां पे सेंटिमेंट फिर उस तरफ शिफ्ट हो गया था। एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आया, इन्वेस्टर सेंटिमेंट वहां पे ड्राइव हो गया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते एक चीज को। आप रोज एक ही चीज को डिस्कस करेंगे, जंग हो रही है, जंग हो रही है, और लोगों को एक पैटर्न भी समझ आ गया था। तो मार्केट अब सेटल हो रही है, ऐसे चीजें और मटेरियलाइज हो गई, टेबल टॉक स्टार्ट हो गई है।
वी आर अज्यूमिंग कि टेबल टॉक भी पूरी फाइनलाइज होकर चीजें कंक्लूड हो जाएंगी, बेहतरी की तरफ कंक्लूड हो। मुझे मैं टॉप पिक्स की तरफ आने से पहले ऑडियंस के स्टॉक्स को भी डिस्कस करना चाहूंगा। स्पेल है आज, स्पेल के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्पेल अगर हम देखते हैं तो अर्निंग्स भी अच्छी हैं कंपनी की, एनुअली 50 पैसे 1 रुपए तक डिविडेंड भी अनाउंस कर देती है और रेट वाइज भी सस्ता है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना हो तो इट्स गुड, लेकिन क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा बजट के हवाले से कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, ना ही नेगेटिव न्यूज़ है, तो इतना कोई परफॉर्मिंग अभी हमें दिख नहीं रहा। मार्केट ऑल्टो के जो है मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हमारे पास हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ट्रेडिंग के लिए लेना हो स्पेल, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। बहुत सारे दूसरे शेयर्स हैं मार्केट के अंदर जिसके अंदर बीएफ एग्रो हमारे पास आ जाता है। मैंने आज मिड डे में कॉल भी दी थी। इवन टॉमसीएल है, फिर अल शहीर के अंदर बाइंग चल रही है कंटिन्यूअसली। तो इस तरह के कुछ शेयर है, जावेदान कॉर्पोरेशन, इनके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन स्पेल के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो फॉर लॉन्गर पीरियड 2 साल 3 साल, तो फिर आप स्पेल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है मुझे, मैं एक सवाल साथ करेक्ट करना चाहूंगा कि अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से स्पेल इतना ठीक नहीं, हिस्ट्री अगर हम देखें थोड़ी सी, तो कुछ डिविडेंड या पे आउट प्रोवाइड करता रहा स्पेल पहले, लेकिन हमने देखा था कि इसने अपना हाई भी टच किया था 90s के अंदर, तो एक टाइम पे कुछ इसने अच्छा कैपिटल गेन भी प्रोवाइड किया इन्वेस्टर्स को। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई डिविडेंड हिस्ट्री रही है इसकी स्पेल की वजह? हाँ, हाँ, एनुअलाइज़ बिल्कुल 50 पैसे एक बहुत कम डिविडेंड देता है, लेकिन डिविडेंड देता है कुछ ना कुछ। 50 पैसे, 1 रुपए तक साल का डिविडेंड कंपनी दे देती है और इसका जो रिसेंट हाई है वो 75-76 रुपए का हाई है और अभी 50 रुपए के पास मिल रहा है। तो यहाँ पर कैपिटल गेन के भी हमारे अच्छे चांसेस हैं और मुझे लगता है कि नए ऑल टाइम हाई की तरफ भी ये शेयर जा सकता है। 100 रुपए के हाई को भी टच कर सकता है। तो यहाँ से डबल हो सकता है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर और कुछ ना कुछ आपको पे आउट भी करता रहेगा साथ-साथ। वो ठीक है, मैं टॉप पिक्स की तरफ जाऊंगा जो आप प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि स्विंग विद स्टॉकिफाई ग्रुप, जिसमें आपको स्विंग ट्रेड कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, उन कॉल से रिलेटेड स्ट्रेटजीज, लाइव मार्केट एनालिसिस, 26 लाइव जूम सेशंस, इसमें आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी भी होती है बाय एक्सपर्ट्स। आप किसी स्टॉक से रिलेटेड पूछना हो, अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई सवाल हो, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में न्यू एंट्रेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत सूटेबल ऑप्शन होगी। नंबर है 0336244466। आप एक व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मुइस, ओवर टू यू, टॉपिक्स बताइएगा। अच्छा, सबसे पहली जो हमारी टॉपिक है वो है डीजी खान सीमेंट। मुझे लगता है करंट ट्रेड पर आपको बाय करना चाहिए क्योंकि हम जो ट्रेड कॉल दे रहे हैं वो थोड़ा वीक टारगेट्स होते हैं हमारे। तो अभी 223 रुपए के आसपास की क्लोजिंग आई है, 223 रुपए 27 पैसे की स्पेसिफिकली क्लोजिंग आई है। तो यहाँ अगर हम बाय करते हैं तो 235 रुपए से लेकर 240 तक के हमारे टारगेट निकलते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 217 से नीचे का। अगर 217 ब्रेक कर देता है यानी कि 6 रुपए अगर नीचे चले जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और 12 रुपए अगर यहाँ से बढ़ जाता है 235 से 240 के दरमियान तक, तो फिर हमारा टारगेट होगा 1:2 के हिसाब से डीजी खान सीमेंट की हमारे पास कॉल है। दूसरे नंबर पर हमारा जो स्टॉक है वो जावेदान कॉर्पोरेशन है। बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा मेरे मुँह से जावेदान कॉर्पोरेशन के बारे में। तो 147 के पास ट्रेड कर रहा है और अगर इसको मैं, क्योंकि ये कॉल जावेदान जो है वो हमारी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसके टारगेट्स भी हमारे पास अच्छे हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है हमारा वो 141 से नीचे का या 140 के पास का इसका स्टॉप लॉस है। 7 रुपए नीचे और जो हमारा जो पहला टारगेट है वो 160 रुपए का, यानी कि 14 रुपए का गेन और 7 रुपए का इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस है। वो ठीक है, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी सारे इंडिकेटर जैसे पॉजिटिव हो चुके हैं मगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा जो चीज अफेक्ट कर सकती है अभी मार्केट को। तो आप बताइएगा कि अगले दिनों की, इस वीक की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जून क्लोजिंग एज ऑफ डेट जो है वो हो चुकी है और बेहतर नंबर वाइज अगर हम इंडेक्स को देखते हैं तो ठीक हो गई। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हम इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम कंपनीज में करते हैं और जो इंडिविजुअल कंपनीज प्री वॉर रेट्स पे थी वो उस तरह आई नहीं है अभी और उनको टाइम लग सकता है। तो अगर तो आप कैश में, तो आप क्वांटिटी थोड़ी रखें, अच्छी कंपनीज में काम करें। बल्कि मैं आज ये बात अभी मैं मुझसे करने भी लगा था, जैसे मारी की हम कल बात कर रहे थे और हमने कहा था कि मारी ने अभी काफ़ी टाइम हो गया और परफॉर्म नहीं किया। तो हम ओजीडीसी और मारी का कंपेयर कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म में मारी का कोई प्रॉब्लम नहीं है और इत्तेफाक से आज मारी ने आई थिंक ब्रेकआउट भी दिया है, राइट मुइस? मारी ने परफॉर्मेंस, जैसे हम एफएफसी की बात करें तो एफएफसी में परफॉर्म किया, मारी ने भी किया। तो आप अच्छी कंपनीज को, फैसल बैंक हो गया, ग्लैक्सो हो गया, अच्छी कंपनीज को आप थोड़ी क्वांटिटी में काम करें एंड अपने आप को अपडेटेड जरूर रखें, जो क्योंकि अभी बजट फाइनेंस बिल आपके अप्रूव हो रहा है, क्या क्या चीजें आपकी मार्केट को मूव कर सकती हैं। जो आपने कहा ना इंडिकेटर सारे पॉजिटिव है, मार्केट में हमेशा हर चीज पॉजिटिव नहीं होती। रियलिस्टिक होके मार्केट में अप्रोच रखनी चाहिए कि आपकी 4 चीजें पॉजिटिव होंगी, एक आध कोई चीज नेगेटिव भी होगी। जैसे हमने सितारा पेट्रोलियम के ऊपर देखा, एक खबर आ गई, फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। तो आपने ये देखना है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्टेड है, उस कंपनी के, उस पर्टिकुलर कंपनी की हर चीज अगर बेहतर है तो वी आर गुड टू गो। क्योंकि जंग के दौरान भी हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज करेक्ट हुई थी, मीजान बैंक खड़ा हुआ था। तो अगर इटसेल्फ उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कम क्वांटिटी से काम कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टेड हैं और फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं और अभी आपके रेट्स थोड़े नीचे भी आए हुए, तो कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप थोड़ा सा लंबा होराइजन रख लें
तो आपके रेट्स आ जाएंगे, तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में भी उनको बेच सकते हैं। तो स्ट्रेटजी विद यूज योर कैश वाइजली, स्टे इन्वेस्टेड इन गुड फंडामेंटल कंपनीज और क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। मुझे जैसे मुफीज ने स्ट्रैटेजी बताई और साथ में ये भी बताया कि बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका रेट अभी तक वापस नहीं आया, तो जैसे आप मिड डे में भी बता रहे थे कि जो एक मेजर रेजिस्टेंस है 182 की, अगर ये क्रॉस कर लेती है मार्केट, इसको ब्रेक करती है, तो उसके बाद क्या एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं, और जो स्टॉक्स अभी तक वापस प्रॉफिट में नहीं आए या रेट टू रेट भी नहीं है, तो उनके चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं वापस? देखिए, मार्केट का अगर हम पास देखते हैं ना, जब भी मार्केट चलती है, जैसे कि मार्केट ने 1,20,000 से 1,90,000 तक की या 1,80,000 तक की जो रैली की थी, वो मेन बड़े-बड़े सेक्टर्स के अंदर करते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसके बाद सीमेंट सेक्टर अच्छे पॉइंट्स गेन कर देता है, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर अच्छा गेन होता है। तो इन सब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की वजह से, हेवी वेटेज की वजह से मार्केट बढ़ जाती है, और फिर जब मार्केट आके सस्टेन करती है, 1,80,000 के पास रुकती है, जब एक हाई लग जाता है, तो वहाँ पर फिर पेनी स्टॉक्स या जो कचरा स्टॉक्स होते हैं, जिनके कोई खास फंडामेंटल्स नहीं होते हैं, फिर वो चलना शुरू होते हैं। और अभी क्योंकि मार्केट जो है वो फँसी हुई है एक रेंज के अंदर, 1,82,000 ब्रेक करने के बाद, बहुत जल्दी तो हम नया हाई नहीं देख सकते, लेकिन मुझे लगता है कि हम देख भी सकते हैं बहुत जल्दी नया हाई, क्योंकि मार्केट अभी फँसी हुई है, कोई प्रॉपर जो है वो मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव नहीं हुआ। मार्केट का मोमेंटम स्टिल है कि मार्केट अपने आप को सेटल कर रही है 1,80,000 के पास। अगर हम आज देखते हैं, तो आज भी मार्केट 1,80,000 वापस ब्रेक करके नीचे खड़ी हुई थी, लेकिन एंड टाइम पर पॉजिटिव मोमेंटम आया, बाइंग आई अच्छी, बड़े-बड़े शेयर्स के अंदर, जिसके अंदर माड़ी था, फौजी फर्टिलाइज़र था, तो इनके अंदर बाइंग आई, इस वजह से मार्केट 1,80,000 के ऊपर क्रॉस कर गई। अगर 1,82,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है और क्लोजिंग दे देती है, और हो सकता है अगर मंथली क्लोजिंग आ जाए 1,82,000 के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और फिर हम बहुत जल्दी अपने नए टारगेट्स की तरफ जो है वो नया हाई की तरफ बढ़ सकती है मार्केट। उससे पहले तो मुश्किल लग रहा है मार्केट का। बिल्कुल ठीक है। ये था आज का PSX रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हुआ तो कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।